कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। उमेश्वरी देवी कोरी, बीए, एलएलबी, एलएलएम, एडवोकेट, संपादक द्रविड़ भारत समाचार पत्र। मोबाइल नंबर 9005204074, 8756157631। 229 राड विधानसभा, जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर। दलित पिछड़ों के उत्थान में कांग्रेस की ऐतिहासिक भूमिका। विचार गोष्ठी। मुख्य वक्ता डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, प्रवक्ता एआईसीसी। दिनांक 19 अप्रैल 2026, दिन रविवार। समय सायं 4 बजे। स्थान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय लखनऊ में संपन्न हुआ। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो इस तरीके से वैचारिक रूप से इतना मजबूती से कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हैं। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर, मीडिया में पूर्व में चेयरमैन है, सारी चीजें लगातार हम लोग तो काफी समय से आपको देख रहे हैं, आपको सुनते चले आ रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता रहा आप लोगों को, और आज मुझे लगता है कि आपके होने से आज हम लोग को और भी बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आपका स्वागत। तो निश्चित तौर पर बहुत समय न लेते हुए, क्योंकि आज हम लोगों का मकसद यहाँ पर आपको सुनना है। लोग को आपस में तो लगातार चर्चा होती रहती है, लेकिन आपसे आज हम लोग को बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सुनना है। साथ में मैं कनेक्ट सेंटर के साथियों का नाम लेना भूल गया। सारे जो हमारे कनेक्ट सेंटर की टीम है यूपी कांग्रेस की, आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन इस गोष्ठी में। और मैं चाहूंगा जो ये आने वाला समय होगा, जब पंकज भैया बोल रहे होंगे, तो उस समय का सदुपयोग हम लोग कर लें। कि हमारे लिए बहुत ही किस्मत की बात है कि हमारे बीच में है पंकज भैया को हम लोग सुनने का लाइव मौका मिल रहा है। तो इसको इस समय का सदुपयोग करते हुए हम सभी लोग आपके जो भी वक्तव्य होंगे इस गोष्ठी में, उसको आपके वचन के रूप में हम लोग ग्रहण करेंगे। और निश्चित तौर पर हम लोग पार्टी को वैचारिक रूप से सोशल मीडिया से लेकर अन्य प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः वाणी को धन्यवाद जी। आज हम लोगों का विषय है दलित पिछड़ों के उत्थान में कांग्रेस की ऐतिहासिक भूमिका। आज का जो दौर है, जहां पर आज तानाशाही शासन चलाने वाले लोग सत्ता में हैं, जिनकी मूल विचारधारा हिटलर की है, वह लोग हमारे ही महापुरुषों को हम ही से छीनने का प्रयास करते हैं। खुद उनके पास कुछ भी नहीं है कि कोई भी उनको लेना है तो वह हमारे ही महापुरुष को लेंगे। और हम लोगों के पास हर जाति वर्ग सभी समुदायों के महापुरुष कांग्रेस में ही कार्य किए हैं, कांग्रेस के द्वारा ही किए हैं, और यह हम लोगों का सौभाग्य है। कांग्रेस ने क्या क्या किया है, इस पे आपको विशेष रूप से पंकज सर बताएंगे। पंकज सर जाने माने पूरे, आप लोग खुद पढ़ते होंगे इनकी बात पे, यह हर मुद्दे पे कुछ न कुछ ऐतिहासिक रूप से लिखते हैं, जिससे आपका ज्ञान बढ़े, क्योंकि हमारे सीनियर भी हैं। तो इनकी यह पूरा विस्तार से हम लोगों को इसके बारे में बताएंगे। कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाया जाता है, उन आरोपों में कोई भी दम नहीं है। इतना कार्य कांग्रेस ने पिछड़े दलित को छोड़ दीजिए, हर गरीब और वंचित वर्ग को उठाने में जो भी कार्य हुआ है वह कांग्रेस के द्वारा ही हुआ है। आप स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की जो सरकारें बनी, संविधान बना, उन सब चीजों को आप देखिए। कितने लोग नौकरी पाए हुए अभी नरेश वाल्मीकि जी हैं, नरेंद्र गौतम जी। अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी जो सफाई कर्मचारियों की, नरेश वाल्मीकि उसको बता रहे थे, उसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। तो वह खुद बता रहे थे कि कई प्रकार के सफाई कर्मचारी हो गए, 70,000 से लेकर 7,000 वेतन पाने तक। तो 70,000 वेतन पाने वाले की शुरुआत कांग्रेस ने किया, परमानेंट नौकरियां दी। आप सोचिए, इंदिरा जी ने अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया होता तो जो लाखों लाख भर्तियां बैंकों में हुई वो कहां से हुई? रेलवे की भर्तियां होती थी, इन सब जो आप विज्ञापन निकलता था उसमें हम यह कह रहे हैं कि पूरे पद नहीं भरे जाते रहे होंगे,
लेकिन जब हमारी साक्षरता दर 12% थी तो उसी हिसाब से तो हमें आदमी मिल रहे थे, लेकिन कुछ न कुछ तो उन नौकरियों से सरकारी नौकरी पाते गए, जिसके कारण हम दलितों में आज जो चेतना है वह चेतना उन्हीं के कारण दिखाई देती है। तो इन सब चीजों पे विस्तार से बताने के लिए हम लोगों के बीच हम लोगों का सौभाग्य है कि पंकज सर आज जब दिल्ली से आए हैं नोएडा से, तो उन्होंने खुद कहा कि मैं आ रहा हूँ, यदि कोई कार्यक्रम हो तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग एक गोष्ठी रख रहे हैं, आपके ज्ञान से हम लोग भी कुछ शिक्षित हो और उस ज्ञान को आगे प्रसारित करें। तो मैं चाहूंगा कि पंकज सर आए और आप लोगों को इस मुद्दे पर विस्तार से बताएं। यहाँ पर जो भी लोग हैं ज्यादातर मेरे परिचित हैं, और मैं इस भय से कि किसी का नाम मुझसे छूट न जाए मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बस कहूँगा सम्मानित मंच। ये कोई भाषण देने का समय नहीं है, ना मैं भाषण देने आया हूँ। मैं आपके बीच का हूँ, मीडिया विभाग में मैंने काम किया है और हमारी यही भूमिका रही है कि कांग्रेस पार्टी के जो विचार हैं वो लोगों तक सही रूप में जाए। और इस मामले में थोड़ा मुझे एक कमजोरी नजर आई पिछले दिनों के बाद कि हमारे बहुत से साथी अपनी तमाम उपलब्धियों की, अपनी पार्टी की उपलब्धियों की, उसकी ऐतिहासिक भूमिका की शायद उस शिद्दत से बात नहीं कर पा रहे हैं जिस शिद्दत से उन्हें करना चाहिए। इसलिए यहां से जाने के बाद मैंने प्रयास ये किया कि जो भी अखबारों में या वेबसाइट्स में जो भी लिखूं, पढ़ूं या जो इंटरव्यूज दूं या वीडियो बनाऊं, वो अपने उन तमाम मित्रों को यहाँ भेजूं जो ग्रुप्स हैं, यहाँ तक कि जो हमारा मीडिया विभाग का ग्रुप है उसमें भी आज मेरे लगातार वीडियो आते होंगे, जो लोग उसमें थे। बहुत मित्रों को सीधे भी मिलते होंगे, क्योंकि एक चीज जो महसूस की हमने कि हम शायद विस्मृति के शिकार हो गए। विस्मृति यानी हमें जिन स्मृतियों को हमेशा अपने साथ रखना है उसको हम थोड़ा भूल गए हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि हम तेजी से, उस साहस से या उस आत्मविश्वास से वो जवाब नहीं दे पाते हैं उस समाज में जिस तरह से हमले इस समय राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस पर होते हैं। अभी देश के प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्र के नाम संदेश दिया और 56 बार सिर्फ कांग्रेस को कोसा नाम लेकर उन्होंने और सरासर झूठ बोलते गए। तो हमारा ये फर्ज है कि हम न सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को जवाब दें बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी अपनी ऐतिहासिक भूमिका से अवगत कराएं, उनके अंदर वो आत्मविश्वास भरे कि वो कहीं पर भी खड़े होकर गर्व के साथ अपने कांग्रेस के इतिहास पर बात कर सके। वैसे तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसी अभिभावक को या माता पिता को ये कहना पड़े कि हमने अपने बच्चों के लिए क्या किया। ये जो विषय है, ये विषय इसी दुख का एक तरह से प्रतिफल है। ये कोई बहुत अच्छा विषय नहीं है कि जिस देश को निर्मित किया कांग्रेस पार्टी ने, आज उसे बताना पड़ रहा है कि हमने क्या किया। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को क्यों कहते हैं? राष्ट्रपिता कोई सरकारी पदवी नहीं है, न राष्ट्रपिता किसी ने बेवजह किसी मंच से उनके स्वागत में कह दिया हो। राष्ट्रपिता उन्हें कहा सुभाष चंद्र बोस, तो तब कहा जब महात्मा गांधी से मतभेद की वजह से, और वो मतभेद जाहिर है हिंसा और अहिंसा का प्रश्न था जिस पर गांधी जी ने कभी समझौता नहीं किया। उस असहमति, उस मत विभिन्नता के कारण वो देश से बाहर चले गए, आजाद हिंद फौज बनाई। लेकिन उन्होंने हमेशा इस बात को कहा कि जब मैं आजाद हिंद फौज लेकर जाऊंगा और दिल्ली में लाल किले पर जब तिरंगा फहरेगा तो इस
पूरी अपने अभियान को मैं राष्ट्रपिता के कदमों में समर्पित करूंगा। रंगून से उन्होंने रेडियो में भाषण दिया, पहली बार 1942 में उन्होंने राष्ट्रपिता कहा। तो क्या मतलब है? उन्होंने क्यों कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है? क्या महात्मा गांधी के पहले भारत नहीं था? हम सब कहेंगे बिल्कुल। तो फिर क्या वजह है कि हमने राष्ट्रपिता के फर्क है? क्योंकि शक्ति के आधार पर चाहे बराबरी, चाहे शुभ प्रश्न हो, शुभ संकल्प हो, अगर वो भी शक्ति के आधार पर होंगे तो उन्हें नष्ट हो जाना होता है। लेकिन जब मनुष्य के अंदर ये भाव, तो गांधी जी बार बार हृदय परिवर्तन की बात करते थे, तो उसका महत्व यही बहुत आसान था। इस देश के जागीरदारों को मार देना और सारी जमीन पर कब्जा कर लेना बहुत आसान था। कि जब कांग्रेस पार्टी ने आजादी पाई तो वो कहती कि अब जितनी कांग्रेस कमेटियां हैं वो दरअसल प्रशासन चलाएंगे। रूस में यही हुआ था, जितनी सोवियतें थी उनके हाथ में सत्ता दे दी गई। तो भारत में भी कांग्रेस लड़ रही थी तो कांग्रेस कमेटियां जिला प्रशासन संभालेगी, कोई भी लोग नहीं कर सकता। लेकिन ये बात हमारे आजादी की लड़ाई लड़ने वाले जानते थे कि ये विविधता से भरा देश है और इस देश में लोगों का मन बदलना बेहद जरूरी है। इसलिए कुछ ऐसे संकल्प करो जो इस देश को वास्तविक रूप से एकजुट कर सके। और आपको शायद पता होगा कि 550 से ज्यादा रियासतें थी। वो रियासतें क्यों भारत में विलय होने के लिए मजबूर हुई? जबकि उनके सामने अंग्रेजों ने साफ कहा कि या तो भारत जाओ या पाकिस्तान जाओ या आजाद रहो, तुम्हारी मर्जी। हमको आजादी मिली थी ब्रिटिश इंडिया, 2 भारत थे, एक ब्रिटिश इंडिया था, एक प्रिंसली स्टेट था। ये सारी चीजें भी जोड़कर इसी पे आएंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहें, मैं विषय से भटक नहीं रहा। तो ब्रिटिश इंडिया को आजादी मिली थी, प्रिंसली स्टेट से कहा गया था तुम्हारा जो मन हो करो। और अगर कोई और स्थिति होती तो राज्य अलग हो जाते, कोई अपना राज्य छोड़ना नहीं चाहता था। और उसमें हिंदू मुसलमान का मसला नहीं था, कश्मीर का राजा हिंदू, वो भारत में विलय के लिए तैयार नहीं हुआ जब तक कि पाकिस्तान ने उस पर हमला नहीं कर दिया। वो भी आजादी के कई महीने बाद 15 अगस्त 1947 को जब हमें आजादी मिली तो कश्मीर हमारे साथ नहीं था, ये हकीकत। तो क्यों आया? क्यों इन सारे प्रिंसली स्टेट्स के लोग भारत में शामिल होने के लिए मजबूर हुए? इसलिए कि महात्मा गांधी का जो सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने खेत में काम कर रहे गरीब किसान को, मिट्टी खोद रहे मजदूर को और इस देश के तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया था और सबके मन में यह स्वप्न भर दिया था कि हमें आजाद होना है और एक नवीन भारत का निर्माण करना है। सिर्फ आजाद नहीं होना है, सिर्फ अंग्रेज चले जाए उनकी जगह कोई और बैठ जाए, जवान चले जाए उनकी जगह गोविंद बैठ जाए, जैसा प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में लिखा है, वो आजादी नहीं चाहिए। एक ऐसी आजादी चाहिए जिसमें सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति, जो अंतिम व्यक्ति है, जो गांधी जी का जंतर आपने सुना होगा, अंतिम व्यक्ति। जब भी कुछ सोचो, कोई योजना बनाओ तो सोचो अंतिम व्यक्ति पर उसका क्या है, एक तो इसलिए ये लोग भारत में शामिल होने के लिए मजबूर हुए, क्योंकि लगभग 1916 में 15 में गांधी जी भारत आ गए थे। लगभग 30-40 साल तक इस देश के हर कोने में जिनको हम सबसे गरीब कमजोर लोग मानते हैं, वो आजादी की लड़ाई में कूद गए थे। और जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आंदोलन इन रियासतों के अंदर चल रहा था, आपको शायद पता हो कि कांग्रेस को वहां आंदोलन चलाने की इजाजत नहीं थी। उसके लिए अलग प्रजामंडल का निर्माण किया गया। उन प्रजामंडलों का एक पूरा समूह था जिसके अध्यक्ष नेहरू जी भी थे। उसमें शेख अब्दुल्ला भी हुआ करते थे। और आपको याद होगा एक बार नेहरू जी नाभा रियासत गए, वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो रियासतों में
कांग्रेस नेताओं को जाने की इजाजत नहीं थी, कांग्रेस दफ्तर नहीं खुल सकते थे। लेकिन जो देश भर में जो ब्रिटिश इंडिया में कांग्रेस का आंदोलन चल रहा था, इसने वहां पर प्रजामंडलों की शक्ल ली और पूरे देश में अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों के अंदर एक नए भारत का संकल्प था। और यही वजह है कि तमाम क्षेत्रीय अस्मिताओं में, आपको शायद पता हो, अभी जो संसद में महिला आरक्षण के नाम पर इतना विवाद किया जा रहा है, जो दरअसल 2023 में पारित हो चुका है, कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले राष्ट्रीय आंदोलन ने इस देश की शक्ल पूरी तरह बदल दी, एक ऐसा भारत सामने लाया जो अतीत में कभी नहीं था, एक नवीन भारत जो नवीन संकल्पों पर। और वो क्या, हम दलित पिछड़े भाइयों की बात कर रहे हैं। कल्पना करिए, कोई दलित समुदाय में पैदा हुआ व्यक्ति है जो आज से 100 साल पहले अचानक एक नींद में चला गया और 100 साल बाद उसकी नींद टूटी, इसी लखनऊ में वो खड़ा है। क्या वो अपने परिजनों को पहचान पाएगा? क्या उस भारत को पहचान पाएगा जिसमें उसने नींद में चला गया था जब 100 साल पहले? तो क्या हुआ, क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन जानना है तो हमें भारत की आजादी की लड़ाई के पहले के भारत को एक बार सोचना होगा कि वो क्या भारत है। वो भारत ऐसा था जिसमें मनुष्य को छूने पर अपवित्र होने का ऐलान कर देता था। जाति प्रथा, ऊंच नीच, सामाजिक स्तर पर भेदभाव, ये तो था ही। संपत्तियां किसके पास थी? कुछ लोग बहुत पैसे वाले हुआ करते थे, खासतौर पर जो अंग्रेजों के साथ थे। जमीनें किसके पास थी? जागीरदारों के पास थी, जमींदारों के पास थी। जमीन पर भी इस देश के आम मेहनतकश का कोई अधिकार नहीं था। वो इस धरती को सींचता था, अपने खून पसीने से फसल उगती थी, लेकिन उस फसल को उसका अधिकार नहीं था। ये वो भारत था। इस देश के 5000 साल के इतिहास में कोई ऐसी पुस्तक नहीं लिखी गई जिसने मनुष्य को मनुष्य से वैधानिक रूप से बराबर माना। ये ध्यान रखिए, मैं वैधानिक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। हमारे विधि विभाग के मित्र बैठे हैं। वैधानिक रूप से, यानी राज्य के कानून के नजर में आप सब बराबर हैं, आप सबका अधिकार बराबर है। कोई किताब लिखी ही नहीं थी, कोई तसव्वुर, कोई कल्पना ही इस बात की नहीं थी कि मनुष्य और मनुष्य बराबर होता है, बल्कि असमानता को हमने दैवीय व्यवस्था मानकर स्वीकार कर दिया। और तब डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान सभा में, जाहिर है पूरी संविधान सभा उसके पीछे खड़ी थी, पर असली परिकल्पना जो पेश की वो डॉक्टर अम्बेडकर ने की, इसलिए अपने संविधान निर्माता कहते हैं। वो जो किताब लिखी गई वो अभूतपूर्व किताब है, और उस एक किताब ने दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा परिवर्तन कहीं नहीं किया, किसी एक किताब ने जितना भारत के संविधान ने इस भारत भूमि पर। दुनिया में कहीं कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ। खून बहाया गया, परिवर्तन हुए। फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में, लोग भूखे थे। वहां का राजा था किंग जॉर्ज III, उसकी पत्नी थी मेरी एंटोनियो। तो जब मेरी एंटोनियो से कहा गया कि जनता भूखी है और कह रही है कि रोटी नहीं है, तो उसने कहा तो क्या होगा, तो ब्रेड खा ले। उसको इतनी भी समझ नहीं थी कि मतलब क्या। तो अंत में जब वहां परिवर्तन हुआ, क्रांति हुई, तो गिलोटिन एक मशीन होती थी जिसके नीचे गर्दन रख दी जाती थी और ऊपर से गड़ासा गिरता था, तो राजा और रानी दोनों का गला कटा। रूस में क्रांति हुई 1917 में, वहां पर भी जार के पूरे परिवार को खत्म किया गया, हिंसा हुई, हजारों लाखों लोग ऐसे परिवर्तनों में मारे गए। भारत में अभूतपूर्व प्रयोग गांधी जी के नेतृत्व में हुआ, जहां लोगों ने संकल्प लिया
कि हम पर कितना भी अत्याचार हो और पलट कर हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, क्योंकि जो हिंसा के जरिए परिवर्तन आते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं। और हम देख रहे हैं गांधी जी ने रूस की क्रांति का बड़ा स्वागत किया था, लेकिन ये कहा था कि इसमें जितनी हिंसा हुई है उसको लेकर मैं इसके स्थायी होने पर शंका व्यक्त करता हूं। मुझे लगता है कि अगर मनुष्य का अंतस नहीं बदला, उसके मानसिकता नहीं बदली, तो ये बहुत दिन तक टिकेगा नहीं। और आज हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन 70 साल के अंदर हुआ, क्योंकि उनका कहना था कि इससे दक्षिण के लोगों का जो संसद में प्रभाव है वो कम हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि आजादी के पहले तमिलनाडु नाम से अलग देश बनाने की मांग की, और वो मांग 1962 के बाद तक चली है, 63 में छोड़ी गई। क्यों छोड़ी गई? इसलिए कि भारत के नेतृत्व ने लोगों को ये भरोसा दिलाया कि ये जो हमारा समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित ये संविधान है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, कोई एक व्यक्ति दे नहीं रहा। संविधान की पहली लाइन है, हम भारत के लोग, हम इसे आत्मर्पित कर रहे हैं, हम ही बना रहे हैं, हम आत्मर्पित कर रहे हैं, कोई हमें दे नहीं रहा है। तो जितना इसमें भागीदारी, आत्मर्पित की भावना और भागीदारी जितना उत्तर भारत की थी, उतनी ही दक्षिण भारत की। इसलिए नवीन राष्ट्र और इसलिए बापू राष्ट्रपिता, क्योंकि ऐसा भारत 15 अगस्त 1947 के पहले दरअसल था ही नहीं। तो हम एक नवीन भारत बनते हैं, और उस नवीन भारत के निर्माण की प्रक्रिया क्या फर्क है? जैसा मैंने कहा कि 100 साल पहले अगर कोई दलित व्यक्ति नींद में चला गया हो और आज उसकी नींद खुले, तो शायद वो देखे कि उसकी 2 पीढ़ियां सरकारी नौकरी में। आप सोचिए, 100 साल पहले जिसे गांव के अंदर घुसने की आजादी नहीं थी, जिसे पंचम वर्ण कहा जाता था, अस्पृश्य था, अछूत था, शूद्रों से भी एक स्तर नीचे था, उसकी 2 पीढ़ियां सरकारी नौकरी कर चुकी हैं, और लखनऊ में उनका एक छोटा ही सही पर मकान है, और हो सकता है उनका एक बेटा किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में बेंगलोर में सॉफ्टवेयर पूरी हिस्ट्री में ऐसा संभव नहीं हुआ है। लोग और फिर कोई अचानक नहीं हुआ। मैं याद करता हूं 1917 में जब क्रांति हुई, तो भारत में कांग्रेस पार्टी ने 1917 में डिप्रेस्ड क्लास के लिए बाकायदा एक संकल्प पाया, और 1920 में महात्मा गांधी ने, मेरा ख्याल है एक अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था मैं इस समय भूल रहा हूं, लेकिन वहां पर अस्पृश्यता को उन्होंने, अस्पृश्यता उन्मूलन को अपने रचनात्मक कार्यों में उसको जगह दी। नागपुर, ठीक है, 1920 के नागपुर अधिवेशन। सोचिए, आजादी 27 साल बाद आनी थी, किसी को पता नहीं था कब आएगी, लेकिन हर कांग्रेस प्लान के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि एक हाथ में अगर अंग्रेजों भारत छोड़ो का झंडा है तुम्हारे हाथ में, तो दूसरे हाथ में अस्पृश्यता भारत छोड़ो का भी झंडा तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं थी, इसको राजनीतिक लड़ाई समझने की मानने की भूल मत है। कांग्रेस पार्टी ने 1920 में संकल्प किया कि अस्पृश्यता को हम मिटाएंगे। ये वो समय था जब मंदिरों में शूद्रों का प्रवेश वर्जित, आंदोलन चल रहे थे। उसके 7 साल बाद 1927 में मेरा ख्याल महाराष्ट्र आंदोलन चला, जब डॉक्टर अम्बेडकर ने सिर्फ पानी पीने के लिए तालाब से, याद हम लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं ना, दुनिया ऐसे नहीं बदलती है। डॉक्टर अम्बेडकर जैसी विभूति कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, दुनिया की हर डिग्री उसके पास है, और उसको महाराष्ट्र में तालाब में पानी पीने के लिए आंदोलन करना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि भारत कितनी तेजी से बदला है। वो जिसकी नींद टूटेगी वो इस भारत को पहचान नहीं पाएगा, ये भारत है ही नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर को पानी नहीं पीने दिया जा रहा था, और आज पूरे देश में डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन पर शान के साथ जश्न मनाया जाता है, और उसमें केवल दलित भाई नहीं है,
देश को आधुनिक लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष भारत बनाने का संकल्प रखने वाला हर व्यक्ति शामिल नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश की स्त्रियों को, कल महिला उसकी बात हो रही, क्या हुआ? उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया, उसमें क्या था? आप महिलाएं हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, शादी की आयु बढ़ाने की बात कही, आप किससे शादी करेंगे ये अधिकार दिया गया, पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया, तलाक का अधिकार दिया गया, गुजारे भत्ता उसमें मिलेगा इसका अधिकार दिया गया। ये छोटी लड़ाई नहीं थी, उसके पहले का जो भारत था उसमें ये संभव ही नहीं था, ये अधार्मिक माना जाता। और आरएसएस और उस समय का जनसंघ, उन्होंने इस देश के हर कोने में पंडित नेहरू और डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला, आज लोग डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पर माला पहनाने पहुंच जा रहे हैं। हमको पता है उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के साथ क्या किया, उनके विचारों के साथ आप क्या करते हैं, असली बात ये। और डॉक्टर अम्बेडकर पर हमला तभी नहीं होता जब उनकी मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर पर हमला तब भी होता है जब कोई युवा लड़की अपने युवा मित्र के साथ किसी पार्क में बैठी होगी और कोई डंडा लेकर पीछे बजरंग दल का व्यक्ति पहुंच जाता है। ये भी डॉक्टर अम्बेडकर का हमला। कभी सोच के देखिए, जब लोगों के अधिकार को, जब लोगों के वोटिंग राइट को एसआईआर के जरिए वोटिंग राइट से किसी को वंचित किया जाता है, तो भी डॉक्टर अम्बेडकर पर हमला होता है। डॉक्टर अम्बेडकर किसी मूर्ति का नाम नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर एक विचार है। तब कांग्रेस के इस आंदोलन में 1931 में आते आते कि ये पूरी तरह से उन्होंने तय कर लिया कि जब भारत आजाद होगा तो जितने भी शूद्र समाज पर जितने भी बंधन हैं उन सबको हमें खत्म कर देना होगा। 1931 का मेरा ख्याल है कराची अधिवेशन में ये बात, उसके पहले पूर्व स्वतंत्रता की बात लाहौर अधिवेशन में हो गई। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नाउ ऑफ द रेट द्रविड़ भारत हिंदी। एडिटर उमेश्वरी देवी।